नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। वे महाराज साहब हैं, बोलते रहते हैं। भला कोई ऐसा बोलता है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराज साहब यानी टी एस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम थे, उनके लिए ये लाइनें बोल रहे थे। दरअसल टी एस सिंहदेव बार बार भूपेश बघेल और कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख देते हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उभरने के लिए अभी 20-25 साल लगेंगे। ऐसे माहौल में जब पत्रकारों ने भूपेश बघेल से पूछा तो सुन लीजिए साहब ने क्या कहा। महाराज साहब बोलते रहते हैं। वैसे दाऊ जी के लिए आजकल सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पोस्टर देखते रहते हैं, खासकर ऐसे नेताओं के जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं और खूब पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं ओम प्रकाश देवांगन, जो कभी पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके बारे में दाऊ जी जैसे ही दिल्ली से लौटे पत्रकारों ने कुरेदना शुरू कर दिया तो पुराने सीएम ये बताने की कोशिश करने लगे कि ओबीसी के असल नेता तो वही है। ऐसे में वो पत्रकारों से ही पूछने लगे, क्या 50% का अध्यादेश ला दिया गया है? यहाँ से लेके मैं मुख्यमंत्री निवास तक की जो सड़क है वहाँ तक देखता हूँ कि आ, पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण ये लिखा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष देवांगन जी उसका, और उसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की दोनों फोटो हैं कि 50% आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार। तो अभी अनुसूचित जाति जनजाति मिला के 45% है और यदि 50% दे दें तो हो जाएगा 95%। तो क्या इस प्रकार से कोई अध्यादेश जारी हुआ है? हम लोगों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके राजभवन भेजा था, वो 76% का था, लेकिन ये 95% कब राज्य सरकार ने कर दिया इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि होर्डिंग हम देख रहे हैं, लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। 17 दिसंबर 2018 को जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब वो टी एस सिंहदेव ही थे जो उनका साथ दे रहे थे, वरना हवा तोड़ गई थी कि तामध्वज साहू मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस की एक जो नई स्ट्रेटेजी रही है जाति जाति वाली, वहां जाति का संतुलन साधने की कोशिश की जाती रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ओबीसी आबादी वाले साहू समाज के तामध्वज साहू मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यदि टी एस सिंहदेव का वीटो नहीं चलता और 2.5 साल वाला फॉर्मूला नहीं आता, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब चस्का कुर्सी का लग गया और चारों तरफ से धनवर्षा होने लगी, 17 दिसंबर 2021 यानी 2.5 साल की जो डेडलाइन समाप्त हो रही थी, उससे कहीं आगे भूपेश बघेल पार्टी आला कमान को ये समझा चुके थे कि संख्या बल तो उनके साथ है और बदले हुए हालात में वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तब भी टी एस सिंहदेव मन महसूस के रह गए थे। गाए बगाए कभी कभी मीडिया के सामने बोल दिया करते थे, दिल का हाल बता दिया करते थे। कई मुद्दों पर असहमति होने के बावजूद कभी भी टी एस सिंहदेव ने खुली बगावत नहीं की, लेकिन जो किया वो बगावत से कम भी नहीं थी। आज की तारीख में जिस तरह से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में राजनीति का सामान्य जानकार भी समझ रहा होगा कि अंदर खाने चल क्या रहा है। तभी तो दाऊ जी कहने लगे, वे महाराज हैं, बोलते रहते हैं। जिन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल, तब जातियों को साधने के लिए आरक्षण का फार्मूला लेकर आए। एसटी एससी और ओबीसी के लिए जो नई पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत थी। इसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया गया। 2019 में बनाया गया यह आयोग 6 महीने के कार्यकाल से 2022 31 अक्टूबर तक काम करता रहा। यानी जिस आयोग को 6 महीने का समय दिया गया था कि जातियों की गणना करके डेटा इकट्ठा करे, उसके लिए 3 साल भी कम पड़ गया। लेकिन जब हाईकोर्ट का कड़ा रुख नजर आया तो राजनीति कहीं ना कहीं हवा हो गई और आनंद फानन में जो फार्मूला बनाया गया, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तब की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन्हीं कारणों से भूपेश सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए विधेयक को रोके रखा, जो आज की तारीख तक रुका हुआ है। आखिर क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या राज था जो आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है? उस पर भी हैरत की बात यह है कि हफ्ता भर से ज्यादा समय हो गए जब मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी की आरक्षण सीमा
50% तक निर्धारित कर दी है, तो इस पर भूपेश बघेल को खूब हैरानी हो रही है। तभी वो पत्रकारों से प्रश्न पूछ रहे थे, जैसा कि उन्हें पता ही नहीं है कि कोई अध्यादेश भी जारी हो चुका है। दरअसल अध्यादेश उस समय लाया जाता है जब विधानसभा या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। अध्यादेश की अवधि ज्यादा से ज्यादा 6 सप्ताह की हो सकती है और उसको लागू करने की शक्तियां देश के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल के पास होती है। अगर अध्यादेश को कानून बनाना हो तो सरकार को अगले 6 महीने के अंदर संसद सत्र का आयोजन कर उस अध्यादेश को बिल के रूप में पेश कर पारित कराना होता है। दरअसल मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 50% नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए लाने के जो अध्यादेश को अपनी कैबिनेट से मंजूरी दी है, उसे लेकर भूपेश बघेल की परेशानियां इसलिए भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए वो कितने ईमानदार थे, ये जनता को अच्छी तरह से समझ में आ गया था। दरअसल हमारे राजनीतिक दल जातियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आरक्षण जैसे संवेदनशील मसलों पर अक्सर जनता को गुमराह करते रहते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय की है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, बावजूद इसके 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस सीमा से आगे भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन वहां की परिस्थितियां कुछ और है। फिलहाल यदि मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं तो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 19 सितंबर 2022 तक 58% आरक्षण दिया जाता था, जिसमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाता था। इसके साथ कुछ हद तक समान वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन 19 सितंबर 2022 को बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का यह आरक्षण खत्म कर दिया गया। उसके बाद उस समय की भूपेश बघेल सरकार ने एक नया विधेयक लाकर आरक्षण बहाल करने का फैसला किया। पहला विधेयक छत्तीसगढ़ लोक सेवा, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। दूसरा संशोधन विधेयक पास हुआ। इन दोनों ही विधेयकों में आदिवासी वर्ग यानी एसटी को 32%, अनुसूचित जाति यानी एससी को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में तब 76% आरक्षण की सीमा तय कर ली गई। आरक्षण और जातियों के मसले पर खुली राजनीति कर रहे तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते थे कि वो किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किस तरह से जातियों को साधने का वो काम कर रहे हैं। एक ऐसा विधेयक जो कभी भी सामान्य रूप से लागू नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का साफ तौर पर उल्लंघन था। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार के द्वारा ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की जो सीमा तय की गई है, उसे व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाएगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जातियों के मसले पर वोट बैंक साधने के लिए किस तरह से राजनीति हावी होती है, अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता अच्छी तरह से समझती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की तैयारी 1990 की वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर लागू की गई थी। उसी का अनुपालन करने का जो दिखावा किया गया वो जनता को खूब समझ में आया। विधानसभा चुनाव में जो परिणति आई, जो रिजल्ट आया, तब जनता ने फैसला सुनाया कि ढेर सारे घपले घोटालों का जवाब क्या होना चाहिए। अब जब विष्णुदेव साय की सरकार को 1 साल हो चुके हैं, तब यहाँ गहराई से समझना होगा कि यदि पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां वाकई ईमानदारी पर आ जाए तो एक नहीं कई कई करोड़ रुपए बरामद होते हैं। ऐसी ही नई बरामदगी हुई है 24 करोड़ की संपत्तियों की। अकेले कोरबा में 90 करोड़ का घोटाला जो सामने आया है, वहां कुर्क की गई संपत्ति 24 करोड़ है। बाकी कितनी लूट हुई होगी इसकी जांच चल रही है। वैसे इसके असल सूत्रधार उस समय की कलेक्टर रानू साहू और उनकी सहयोगी माया वारियर जेल में है। इस मामले में अदालत ने उन्हें अगली 17 दिसंबर तक जेल में ही रहने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के फेर फार के लिए जिस ठेकेदार मनोज कुमार द्विवेदी का इस्तेमाल किया गया था, वह भी गिरफ्तार है, जबकि उनके बाकी साथी राधेश्याम मिर्झा, भुवनेश्वर सिंह राज, वीरेंद्र कुमार राठौर, भरोसा राम ठाकुर, संजय शेंडे, ऋषभ सोनी और राकेश कुमार शुक्ला
फिलहाल गिरफ्तारी से बाहर है। रानू साहू और माया वारियाल तो पहले से जेल में बंद थे, लेकिन जैसे ही मनोज कुमार द्विवेदी की गिरफ्तारी हुई तो उसने जांच एजेंसी के सामने धीरे धीरे सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। पहले तो लग रहा था कि ये डीएमएफ का घोटाला सिर्फ 10 करोड़ का है, लेकिन करीब 2.5 करोड़ की नकदी के साथ 24 करोड़ की जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, कुल मिलाकर 90 करोड़ का ये जो घोटाला है, जो सिर्फ डीएमएफ के नाम से एक जिले में पकड़ा गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों को दिए जाते हैं, जहां स्थानीय जिला प्रशासन अपनी मनमर्जी से किस तरह का बंदरबाट तब करता रहा होगा, इसका खुलासा कोरबा के उदाहरण से हो चुका है। कोरबा में मामला इसलिए उजागर हुआ क्योंकि कोयला घोटाले वाले मामले में रानू साहू जेल में बंद है। इस मामले में बारीकी से ईडी ने जो पड़ताल की तो एक एक कर सब परतें निकलने लगी। इसी जांच के दौरान ये डीएमएफ घोटाला कोरबा से सामने आया, जहां करीब 42% का कमीशन दिया जाता था, यानी जो रकम जनता के हित में खर्चा होनी थी वो 42% की रकम करोड़ों अरबों रुपए इसी तरह पूरे छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड के माध्यम से लूट के इस खेल में बांटी जाती रही। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 2022-23 में जब अभय जायसवाल दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी थे, उन्हें भी करीब 40 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे डीएमएफ फंड के, उस पर भी जमकर बंदरबाट हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा खुलासा है जिसकी जानकारी ईडी के माध्यम से नहीं आ रही है, ईओडब्ल्यू या एसीबी के माध्यम से नहीं आ रही है। हमने अपने स्तर पर जो पड़ताल की, सूचना के अधिकार से जो जानकारियां प्राप्त की, वो जानकारियां बहुत हैरान करने वाली है। कोरबा में डीएमएफ फंड के घोटाले वाले मामले की जानकारी और ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 120 बी और 420 के तहत मामला मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उस समय राज्य सरकार जिस तरह से संचालित हो रही थी और उनके मुखिया भूपेश बघेल जो खुद महादेव सट्टा वाले मामले में 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेने के मुख्य आरोपी हैं। एफआईआर में नामजद आरोपी भूपेश बघेल इन दिनों भले ही जेल के बाहर है, लेकिन कई मामले उनका इंतजार कर रहे हैं। वे अपने सेक्रेटरी टामन सिंह सोनवानी और सौम्या चौरसिया को डिक्टेट किया करते थे, ये दोनों ही जेल में है। टामन सिंह सोनवानी और सौम्या चौरसिया दोनों ही भूपेश बघेल के सचिव और उप सचिव रह चुके हैं, यानी बेहद पर्सनल जानकारी रखते थे, पर्सनल लेन देन करते थे, पर्सनल व्यवहार करते थे। वो सारी पर्सनल बातें हमने लगातार आपसे साझा की, इसलिए आजकल इन दिनों भूपेश बघेल परेशान से हैं। ऐसे में टीएस सिंहदेव उन्हें रुक रुक कर और ज्यादा परेशान करते हैं। वैसे उन्हें परेशान करने वाला एक व्यक्ति देवेंद्र यादव जो कांग्रेस का विधायक है, वो जेल में है। भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी के खास प्रिय हो चुके देवेंद्र यादव जेल में भी रहकर उनके लिए किस तरह से परेशानियां पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए ही राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया, जबकि जेल जाने के कुछ महीना पहले ही भूपेश बघेल की इच्छा के विरुद्ध उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। यानी देवेंद्र यादव से लेकर टीएस सिंहदेव तक भूपेश बघेल इसलिए भी खासे परेशान है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो नया बदलाव हो रहा है वहां भूपेश बघेल की नहीं चल रही है। शायद यही कारण रहा होगा कि अपनी नई जमीन तलाशने हैं और अपने एक नए वजूद को तैयार करने के लिए भूपेश बघेल ने बंद हो चुके राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्यों की 2 दिनों का गुप्त सम्मेलन सरोना रायपुर के सिद्धि विनायक मैरिज पैलेस में करवाया, जिसकी जानकारी संगठन को नहीं थी। संगठन के बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन आसपास के 200-300 युवाओं को जिस तरह से अकेले में बुलाकर कुछ समझाने की कोशिश की जा रही थी, उसे साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने बगावत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले सप्ताह भर के भीतर नगरीय चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई, जिसमें नगरीय निकायों के संदर्भ में जानकारी भी ली और उस गुप्त बैठक के दौरान बताया कि उदयपुर में हुए संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों का पालन होगा, जिसके अनुसार युवाओं को संगठन और सत्ता में ज्यादा मौका मिलेगा। वैसे पूरे देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस लगातार हार रही है और जिस तरह से परफॉर्मेंस कांग्रेस का खराब हो रहा है,
जाहिर तौर पर निचले स्तर पर भी इसका असर देखने में मिल सकता है। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हतोत्साहित हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार है, आने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार होती नजर आ रही है। 13 अगस्त को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा विष्णुदेव साय सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह भी छत्तीसगढ़ आएंगे। अंदर खाने क्या बात करेंगे, किस तरह से नए निर्देश जारी किए जाएंगे और मंत्रिमंडल का क्या होगा, जिसमें विष्णुदेव साय सरकार के कई विधायक आस लगाकर बैठे हैं। पिछली बार जब दिसंबर 2023 में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तब 7 नए चेहरे लाए गए थे। तो बदले हुए हालात में नए प्रयोगों के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा कि जो मौजूदा मंत्री हैं उनमें किनको हटा दिया जाए। किसी भी बड़े चेहरे को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अपना पट्टा लिखवा लिया है। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कड़ा संदेश देने में सफल रही है कि यदि परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो आपकी जरूरत भी नहीं रहेगी। ऐसे माहौल में इतना तो तय है कि बस्तर और रायपुर संभाग से एक एक जो मंत्रियों का पद रिक्त है, वहां से मंत्रियों के पद भरे जाएंगे और पुराने वाले कुछ तो जरूर हटाए जाएंगे। बहुत जल्दी हम ढेर सारी ऐसी अंदर खाने की जानकारी लेकर फिर आपके साथ आएंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें, ईमानदार नेताओं का साथ दें और हो सके तो यदि आप देश और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, यदि आप में ये संकल्प है, तो आप राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।